हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यार क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पूरा लेटेस्ट सिलेबस हम इसका आज कवर करेंगे। कुछ नए टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, पूरे कवर करेंगे। इस वीडियो को हमने ऐसा बनाया है यार कि इसका आपको एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी की छोटी से छोटी चीज भी हमने पूरी वीडियो में ऐड करी है। तो यार अगर बात करते हैं इस चैप्टर की, तो टोटल 4 पार्ट में इसकी वीडियो आएगी। आज इसका हम पहला पार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सीधा चालू करते हैं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। तो सबसे पहले यार इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं, बहुत जरूरी होता है एक चैप्टर को समझने के लिए। तो हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर चालू होता है बर्लिन वॉल से। अगली वाली स्लाइड में उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। तो भाई इसको बिल्ड किया गया था कोल्ड वॉर के समय, जो एक बहुत बड़ा सिंबल था जो दिखाता था यार कि दुनिया 2 कैंप्स में डिवाइड हो रही है। लोगों ने 1989 में इसको तोड़ दिया था। उसका रीजन भी आगे हम पूरा देखेंगे, क्योंकि यार उस समय बहुत सारी ऐसे चेंजेस आ रहे थे। मतलब लोगों की आवाज उठना चालू हो गई थी। बहुत सारे से लाइन इवेंट होते जा रहे थे। ये दर्शा रहे थे यार कि अब यूएसएसआर का एंड बहुत पास आ चुका है। लोग खुश नहीं थे, बहुत सारी सिचुएशन खराब हो चुकी थी। पूरा वही चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो हमें समझ में आएगा यार कि कैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड हो गया था, वापस से अब यूनिफाइड हो गया था। बर्लिन जो है वो जर्मनी की ही कैपिटल है। तो बेसिकली हम उसी की बात करेंगे, कैसे वो डिवाइड हुआ, फिर वो यूनिफाइड हो गया था। पूरा वो हम देखेंगे। फिर हमारी जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उनने कैसे कैसे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको हटाया। हटाने का रीजन ही ये था यार कि लोग इतना ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, आवाज हर तरफ से उठ रही थी, मजबूरी बन गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है यार कि हम सब ने सोचा था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा होगा तो इनमें से कोई ना कोई जीत जाएगा, कोई दूसरे पर अटैक कर देगा, उसको इन्वेड कर देगा, तो वॉर खत्म हो जाएगी, कोल्ड वॉर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। कोल्ड वॉर अंदर ही अंदर खत्म हो गई। मिलिट्री उसका रीजन नहीं था, रीजन थे ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन जिन्हें मास एक्शन किए, क्योंकि वो खुश नहीं थे। तो हमें समझ में आता है यार कि एक जनता की कितनी पावर होती है, वो पूरा हम इसमें देखेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर हम यही देखने वाले हैं यार कि कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कॉजेस देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। कॉज मतलब होता है यार कुछ एक रीजन जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर चीज हुई। और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है जब वो पर्टिकुलर चीज हो गई तो उसके बाद क्या क्या चीज हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को ये चीज कंफ्यूज होती है। तो पहले कॉजेस देखेंगे यार कि क्या रीजन थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, और फिर हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो पूरा यही हम इसमें देखने वाले हैं। तो सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले बर्लिन वॉल का आप देख सकते हैं यार, ये जो बर्लिन वॉल थी ना, एक सिंबलाइज करती थी डिवीजन। किसके बीच में डिवीजन? एक हमारा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड हो गया और एक कम्युनिस्ट वर्ल्ड हो गया। जैसा कि आपको पता है 2 कैंप में हम डिवाइड हो रहे थे। ये 1961 में बनाई गई थी और ये वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन को सेपरेट करती थी। मतलब बर्लिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। 150 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी ये वॉल थी और 28 साल तक ये खड़ी रही। और 9 नवंबर 1989 को फाइनली लोगों ने इसको तोड़ना चालू किया। सिंपल रीजन था भाई, जर्मनी की यूनिटी अब दिखाई जा रही थी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा है। बोला जा रहा था भाई कि अब कम्युनिस्ट ब्लॉक का एंड आ गया है, पूरा एक एंड इसने दर्शाया। तो ये कुछ चीजें हमें देखने को मिली थी। लोग इसमें होल बना रहे थे, इसके कुछ कुछ पार्ट खोल दिए गए थे जिसमें लोग फ्री मूवमेंट कर सके। पहले ऐसा था भाई, इधर के लोग इधर नहीं आ सकते थे, इधर के लोग इधर नहीं आ सकते थे। रीजन सिंपल यही है कि डिवाइड कर दिया गया था बर्लिन को 2 पार्ट में। सीधे बोल दिया गया था भाई एक वेस्ट बर्लिन है, एक ईस्ट है, एक कम्युनिस्ट है तो एक हमारा कैपिटलिस्ट है। तो अब उस चीज का अंत आ गया था। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया था यार कि अब कम्युनिस्ट जो हमारा ब्लॉक है उसका समय अब आ चुका है। तो वही हम पूरा देखेंगे यार। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ये हमें बहुत जानना जरूरी है यार कि आखिर ये सोवियत सिस्टम था क्या। भाई फुल फॉर्म हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को हम यूएसएसआर बोलते हैं। ये एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद आया था जो रशिया में हुआ था 1917 में। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ यार। हम सबको ना रिवॉल्यूशन का बहुत गलत मीनिंग पता है। हमें लगता है रिवॉल्यूशन मतलब पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो होता है कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट हो जाना जिससे हर चीज चेंज हो गई। रिवॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में अभी डेमोक्रेसी चल रही है। अब एकदम से इंडिया में कुछ ऐसा होता है फोर्सफुली कि हम डेमोक्रेसी को हटा देते हैं और यहाँ पर मोनार्की लेकर जाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे मोनार्कियल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब होता है जब फोर्सफुली गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाता है, जो सोशल ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो जैसा यहाँ दिया हुआ है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, मतलब रशिया का जो सोशल ऑर्डर है वहाँ ऐसा रिवॉल्यूशन आया कि अब वो सोशलिस्ट फॉर्म में आ गया था। तो 1917 में जब ये हुआ तो भाई यूएसएसआर फॉर्म हो गया था। अगर हम बात करते भाई यूएसएसआर की,
तो ये सोशलिज्म से इंस्पायर्ड था, सोशलिज्म को ये फॉलो करते थे। कैपिटलिज्म के बिल्कुल अपोज में ये लोग थे और ये इगैलिटेरियन मतलब एक इक्वल सोसाइटी चाहते थे। हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक अटेम्प्ट था जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश किया गया था, जहां पर मेन बात करी गई थी भाई कि एक सोसाइटी ऐसी बनाई जाए जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर चले, जहां लोग इक्वल रहें। अगर हम बात करें सोवियत सिस्टम की यार, तो यहाँ पर एकदम ना प्राइमेसी स्टेट को दी जाती थी, मतलब पूरी पावर स्टेट की रहेगी, स्टेट एकदम मुखिया रहेगा, पूरे पार्टी के जो इंस्टीट्यूशन है उनको पावर दी जाती थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, पूरा गवर्नमेंट का रूल रहता था, मतलब आप बोल सकते हैं वहां के पूरे डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में होते थे। सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाती थी, वो भी अभी हम देखेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम की, तो मात्र एक पार्टी होती थी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, इसी के आजू बाजू पूरा घूमता था यूएसएसआर। और कोई भी अपोजिशन अलाउड नहीं था और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं थी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी अलाउड थी यहाँ पर। जो यहाँ की इकोनॉमी होती थी वो एकदम प्लान्ड होती थी और पूरी स्टेट उसको कंट्रोल करता था। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लोग भी उसको कंट्रोल करेंगे, पूरा स्टेट के हाथ में होता था। तो ये सोवियत सिस्टम का एकदम आप यूनिक फीचर बोल सकते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आता। उसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ यार, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी उनको जो हमारी सोवियत यूएसएसआर की जो आर्मी थी, इनने उनको फ्री करवाया था कि सिर्फ फेसिस्ट फोर्सेस से। फेसिस्ट फोर्सेस मतलब आप बोल सकते हैं भाई वर्ल्ड वॉर के समय कब्जा रहता था इन पर, तो बहुत राइट विंग वाली पार्टी रहती थी जो इन पर अपना डोमिनेंस रखती थी, ये इनसे फ्री करवाया था यूएसएसआर ने। बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्री को ये फेसिस्ट फोर्सेस से आजाद करवाया था। तो भाई जब आजाद करवाया तो ये यूएसएसआर के कब्जे में आ गए। तो इनका जितना भी सिस्टम था, वो चाहे पॉलिटिकल हो, वो इकोनॉमिक हो, वो सब यूएसएसआर के जैसा चलता था। मतलब जो चीज यूएसएसआर में है वही उन पर भी लागू कर दी गई थी, उन्हीं पर इंप्लीमेंट कर दी गई थी। तो ये जो पूरा ग्रुप था यार, इसको बोला जाता था सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक, जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। और जो वॉर्सो पैक्ट हमने ये भी डिस्कस किया था, जो मिलिट्री अलायंस था, वो इन सबको साथ में रखता था। और जो ये पूरे ग्रुप था, मतलब हमारा एक यूएसएसआर हो गया और बाकी जितने लोगों को उन्हें फ्री करवाया जो उनके साथ अब आ गए, ये पूरा ग्रुप था। और इसका हेड कौन था? यूएसएसआर। वो तो ऑब्वियस सी बात है, यूएसएसआर हेड था और सबको गवर्न करता था, देखता था और सब में सेम सिस्टम फॉलो करवाता था। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको पूरी बुक में ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे, तो अभी क्लियर कर देता हूं, इन बॉक्सेस से बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर नाम याद करना है तो आप व्लादिमीर लेनिन का कर सकते हैं, ये हमारे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और रशियन रिवॉल्यूशन के भी लीडर थे, तो नाम याद कर लीजिए, बोर्ड में से क्वेश्चन नहीं आते। वैसे निकिता क्रूशेव बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, फिर से क्लियर कर रहा हूं, बॉक्सेस वही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में जिक्र हो गया है बीच पैराग्राफ में। जैसे हमने अभी देखा यार रशियन रिवॉल्यूशन, तो एक नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में निकिता क्रूशेव के बारे में तो हम पूरा पढ़ने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जितने भी नाम आ रहे हैं कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइमलाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, टाइमलाइन से सिर्फ वही क्वेश्चन आते हैं जो कहीं ना कहीं बुक में और भी दिए हुए हैं। अब जैसे आपको रिवॉल्यूशन का दिया हुआ है तो ये टाइमलाइन में भी दिया होगा, बट आपको ये वाला बस पढ़ना है क्योंकि बुक में मेंशन्ड है बीच पैराग्राफ में, बाकी आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो अब वापस सोवियत यूनियन में आते हैं, तो एक बहुत बड़ा पावर ये बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जैसा कि हमें पता है यूएसए और यूएसएसआर हमें देखने को मिल रहे थे, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड था, पूरी दुनिया में इसको सबसे ज्यादा डेवलप्ड बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक के पीछे रह जाता था, वो है यूएस। यूएस हमेशा अपना दबदबा बनाकर रखता था। अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क था, बिल्कुल फैला हुआ था। इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस हमें देखने को मिलती हैं, ऑयल, आयरन हो गया, स्टील हो गया, मशीनरी प्रोडक्शन हो गया, सब हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एकदम पूरे अंदर डीप डाउन एरिया जहां पर इतना ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, वहां तक इंटर ट्रांसपोर्ट चला जाता था। मतलब बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें इनका देखने को मिलता है। इनकी खुद की डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी, तो वहां पर इन लोग सब प्रोड्यूस करते थे, जैसे लिखा हुआ है पिंच टू कार्स, मतलब इसका कहना है कि हर चीज उनके वहीं प्रोड्यूस होती थी। इन लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, अपनी कंट्री में ही हर चीज इन लोग प्रोड्यूस करते थे। लेकिन वही बात है यार, इनकी जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज से मैच नहीं कर पाती थी, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे, तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इनका बहुत ही अच्छा फीचर आता है यार कि जो सोवियत स्टेट है, इसने एक मिनिमम स्टैंडर्ड बना दिया था लिविंग का, कि भाई ये मिनिमम स्टैंडर्ड तो सबको प्रोवाइड किया ही जाएगा। जो गवर्नमेंट है सब्सिडी देती थी, मतलब पूरी बेसिक नेसेसिटीज जितनी भी वो प्रोवाइड करती थी, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, चाइल्ड हो या कोई भी वेलफेयर स्कीम्स हो, सब प्रोवाइड करती थी। मतलब वही यार, हर लोगों का ध्यान रखा जाता था, क्योंकि इन लोगों ने इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करी ही थी कि हम इक्वल सोसाइटी लेकर आएंगे, इसलिए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट था। वहां पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सिंपल रीजन यार, पूरा स्टेट कंट्रोल करता था, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। स्टेट की ओनरशिप जो है बहुत ही डोमिनेट फॉर्म में थी। लैंड हो गया, प्रोडक्टिव एसेट्स हो गए, पूरे जितने भी ओन और कंट्रोल है वो गवर्नमेंट करती थी वहां की।
तो मतलब मेन मेजर जो वहाँ पर काम रहता था, जो मेन पूरा फोर्स रहता था, वो गवर्नमेंट का ही रहता था यूएसएसआर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूएसएसआर का हमारे सामने फीचर आता है। लेकिन समय के साथ यार कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आने लगती हैं, तो वही आया। सोवियत सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन ये बन गया था। ब्यूरोक्रेटिक से मतलब यार यहाँ पर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव का रोल नहीं था, जो ऑफिशियल्स थे वही पूरे डिसीजन लेते थे। अथॉरिटेरियन का सिंपल मीनिंग है यार कि यहाँ पर पूरा जो है, जो इनकी अथॉरिटी है, आपको उनका सुनना पड़ेगा। वो अपने इंटरेस्ट में काम करते थे। वो लोगों की अगर फ्रीडम भी अगर दांव पर लगाना है तो लगाते थे अपने इंटरेस्ट के लिए। अगर वो आपके लिए भी काम कर रहे हैं तो भी अगर उनको उसके लिए कोई आपकी फ्रीडम रोकनी पड़ रही तो वो रोक सकते हैं भाई, इतनी पावर उनको होती थी। आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अब ऐसा नहीं है कि आपको उनका कोई काम अच्छा नहीं लग रहा तो आप आवाज उठाने लगे, ऐसा कोई रोल ही नहीं है। सिंगल पार्टी होती थी, अपने हिसाब से काम करते थे। बाकी आइडियोलॉजी पर एकदम स्टिक रहते थे कि अगर उन्होंने बोला है भाई हमें बेसिक फैसिलिटी देना है तो स्टार्ट में देते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं देते थे। तो उनका चलता था। लेकिन यही यार बहुत ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गई थी, तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उनकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, उनकी फ्रीडम उनसे छीन गई थी। डेमोक्रेसी वहां पर नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, जैसा मैंने कहा। तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो लोगों का ये दुख हमें जोक्स में भी देखने को मिलता है। उसमें जोक्स बनते थे, कार्टून्स बनते थे। अब कई आर्टिस्ट हैं तो वो अपना दुख वैसे दिखाते थे, तो लोगों का दुख हमें देखने को मिलता था। तो अगर हम बात करें यार सोवियत स्टेट की, तो इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे, उन सब में यार अब रिफॉर्म की जरूरत थी। अगर हम वन पार्टी सिस्टम की बात करते तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी हमें देखने को मिलती थी। तो ये पूरे इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल रखती थी, मतलब इसी का पूरा कंट्रोल होता था। तो लोगों को ना बहुत एक बुरा लगता था कि इनकी जो गवर्नमेंट है बहुत अनअकाउंटेबल है, अपना काम करती है, आप पूछ भी नहीं सकते आपने ऐसा क्यों किया। भाई इंडिया में हम जैसे गवर्नमेंट के ऊपर आवाज उठा देते कि आपने ऐसा किया, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है उन्होंने वैसा क्यों किया। लेकिन वहां ऐसा कोई भी सीन नहीं था। तो एक बहुत गलत चीज देखने को मिलती है। और उसके बाद जो पार्टी है वो लोगों का सुनती ही नहीं थी, लोगों के बिल्कुल बात ही नहीं समझती थी, उनके एस्पिरेशन नहीं समझती थी। लोगों का कहना है भाई कुछ चीजें ऐसे जो हमें मैनेज करने दो, हमारा कल्चर है तो हमें हमारे कल्चरल अफेयर हो गए, कुछ हमारी पर्सनल चीजें हो गई, वो हमें मैनेज करने दो। लेकिन वो नहीं सुनते थे, पूरा काम उन्हीं का रहता था। तो ये पूरा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यार अगर हम सोवियत सिस्टम की एक और बात करते हैं तो टोटल इसमें 15 डिफरेंट रिपब्लिक हमें देखने को मिलती है। याद रखिएगा, 1 मार्क में आ सकता है। 15 रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंट करती थी यूएसएसआर को, ये चीज बिल्कुल आपको याद रखना है ना। तो इन लोगों की बिल्कुल यहाँ पर सुनी नहीं जाती थी। अगर हम ऑन पेपर बात करते हैं यार, तो 15 स्टेट तो हो गई, लेकिन अगर रियलिटी देखें तो भाई रशिया ही पूरा डोमिनेशन में रहती थी। मतलब कुछ भी करना है यूएसएसआर का तो वो रशिया ही हेड बनकर सामने आती थी। भले ही बोलते थे कि 15 रिपब्लिकों का एक ग्रुप है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेन पावर जो थी रशिया को थी, और बाकी जितने रीजन है उनको एकदम इग्नोर टाइप का किया जाता था। वो भी ये चीज बहुत अच्छे से समझते थे, तो हमें देखने को मिलता था। उसके बाद भाई फिर आर्म्स रेस, ये भी हमने कोल्ड वॉर में देखा, बिल्कुल आर्म्स रेस चलती थी, अपने अपने वेपन बनाते थे। तो सोवियत यूनियन मैनेज करता था यार यूएसए से टाइम टू टाइम कि उसकी बराबरी पर आ सके, लेकिन बहुत ग्रेटर कॉस्ट पर। यार खर्चा भी बहुत होता था, बाकी चीजों को इग्नोर करना पड़ता था। कभी भी वॉर हो रही है, वॉर रिलेटेड चीज हो रही है, उसमें ही अगर आप लगे रहोगे यार तो आप देश की बाकी चीजों को इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम होती थी। लेकिन भाई कंपटीशन बहुत हाई था, तो सोवियत यूनियन एकदम यूएसए की बराबरी में लगा रहता था। अगर सोवियत यूनियन की और बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट पावर हो गया, और लोगों की एस्पिरेशन हो गया, चाहे वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एस्पिरेशन हो, यहाँ पर ये वेस्ट की बराबरी कभी नहीं कर पाया। टेक्नोलॉजी कमजोर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, लोगों की बिल्कुल भी एस्पिरेशन पूरी नहीं होती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट वाला जितना एरिया है उससे पीछे तो चलता ही था। हमारा जो ईस्ट सोवियत यूनियन है, ये वेस्टर्न उससे पीछे चलता था। और बाद में यही रीजन एक इसका बनता है डिसइंटीग्रेशन का। उसके बाद 1979 में जब इन्हें अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया, तो उसके बाद भाई और सिस्टम एकदम तहस नहस हो गया था इनका। सही बात है यार, कभी भी आप इन्वेड करते हो किसी को, कभी भी वॉर होती है तो ये नुकसान हमें देखने को मिलते हैं, ये साइड इफेक्ट आप उसके बोल सकते हैं। तो एकदम सिस्टम बेकार हो गया था। वेजेस बढ़ रहे थे लेकिन प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई थी, टेक्नोलॉजी एकदम गिर गई थी। मतलब वेस्ट से एकदम पीछे हो चुके थे। गिरना मतलब सिंपल है, वेस्ट बहुत आगे चला गया था टेक्नोलॉजी में। अब क्लियर एक डिफरेंस देखने को मिलने लगा था। तो भाई ये सब चीजें हो रही थी, तो यहाँ पर ना बहुत शॉर्टेजेस आ गई थी कंज्यूमर गुड्स की। मतलब इनके पास कंज्यूमर गुड्स ही नहीं बच रहे थे, तो इन्हें बहुत ज्यादा फूड इंपोर्ट करना पड़ता था। भाई जब आप इंपोर्ट करते जाओगे तो भाई खर्चा आता जाता है। एक कंट्री ऐसे में डूबने की कगार पर आ जाती है। आपको हमेशा सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। हमेशा हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स को, बच्चों को पता होगा, हमेशा बोला जाता है कंट्री अगर इंडिपेंडेंट हुई है तो उसको सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, आप आत्मनिर्भर बनना चाहिए, एक बहुत जरूरी चीज है। तो हमें देखने को मिला। उसके बाद लेट 1917 पे इसकी इकोनॉमी भी डूबने लगी थी और एकदम स्टेगनेंट हो गई थी। मतलब कोई इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब भाई डिसइंटीग्रेशन की बात आ रही है, इसको आराम से समझिएगा। पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि यूएसएसआर क्या था। बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है 6 मार्क्स में कि यूएसएसआर के फीचर बताइए,
या बताइए यूएसएसआर में बाद में हमें क्या वीकनेसेस देखने को मिली। तो भाई जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ये 1985 में जनरल सेक्रेटरी बन गए हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के, सोवियत यूनियन के, ठीक है। वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसके जनरल सेक्रेटरी आ गए थे। अब इनने कुछ रिफॉर्म का चाहा यार, इनने बोला अगर हमें यूएसएसआर को बचाना है तो कुछ रिफॉर्म बहुत जरूरी है। इनका कहना था रिफॉर्म लाने से क्या होगा भाई, हम वेस्ट की बराबरी कर पाएंगे, वेस्ट को और अच्छे से हम समझ कर उसी की चीजों को यूज करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, हमें उसकी जैसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे रिफॉर्म की बात कर रहा था। तो इनके रिफॉर्म क्या थे, ये एक पॉजिटिव रिफॉर्म की बात किए थे। इनका कहना था जो वेस्ट है उससे हमें अच्छे रिलेशन रखना पड़ेगा। जहां पहले एकदम दुश्मनी चलती थी, इन्हें दुश्मनी की बात को हटाया, इनने बोला कि हमें वेस्ट के साथ अब अपने जो रिलेशन है उनको नॉर्मल करना पड़ेगा, साथ ही साथ डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, मतलब डेमोक्रेसी को लाना पड़ेगा, उसके प्रिंसिपल पर हमें चलना पड़ेगा। ये कुछ रिफॉर्म थे जिनकी ये बात कर रहे थे। आपको एक टास्क देखा हूं यार, जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म के ना कुछ पर्टिकुलर 2 टर्म थे। अब वो आप मुझे कमेंट में सर्च कर बताइएगा, पढ़कर बताइएगा उनका नाम क्या है, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। जो इनका रिफॉर्म आए थे ना, जब नाम देते ना किसी भी चीज को, 2 नाम हमारे सामने आते हैं, मुझे बताइएगा। तो ये पूरी चीज हमें देखने को मिली थी यार। लेकिन हुआ क्या यार, बहुत अब एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म आ रहे थे इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कभी ना किसी ने करना चाहा था और ना कभी उसके बारे में सोचा था। मतलब ना चाह रहे थे ना सोच रहे थे, लेकिन वैसा हो गया। अगर हम बात करते हैं ईस्ट यूरोपियन कंट्री की, तो वहां के जो लोग हैं जो सोवियत ब्लॉक के पार्ट थे, अब वो प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने बोला भाई अब ये गवर्नमेंट हमको नहीं चाहिए, सोवियत कंट्रोल हमको नहीं चाहिए, बहुत बकवास है ये हमारे बारे में नहीं सुनता है। तो ये चीजें अब हमें देखने को मिल रही थी। और अगर हम पास्ट की बात करते हैं सोवियत यूनियन की, तो पास्ट में क्या होता था यार, किसी ने भी आवाज उठाई इन लोग दबा देते थे। लेकिन गोर्बाचेव के अंडर में ऐसी चीज नहीं हुई। इनने बिल्कुल भी जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे इन पर अपना हाथ नहीं लगाया, इनने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। इसके साथ जो भाई जो कम्युनिस्ट रिजीम है ये कोलैप्स होने लगी। रिजीम मतलब गवर्नमेंट बोल सकते हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो चल रही थी, अब वो कोलैप्स होने लगी। एक के बाद एक करके इनकी कम्युनिस्ट रिजीम पूरी कोलैप्स होने लगी। फिर इसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, ये हुई यार कि यूएसए का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसी के साथ साथ सीआईएस का फॉर्मेशन हुआ। सीआईएस क्या था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सिंपल टर्म में आपको बताऊं, आगे हम इस पर अभी पूरा पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन अभी सिंपल बताऊं तो आपको बताऊं यार, यूएसएसआर को समझो एक ग्रुप था, ये ग्रुप अब टूट गया। अब क्या किया जाए, तो एक नया ग्रुप फॉर्म कर दिया गया, जहां बोला गया भाई अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, याद रखिएगा। ये एकदम सरप्राइज के रूप में आया उनके लिए, जो कंट्रियों को पता ही नहीं था यूएसआर डिसइंटीग्रेट होने वाला है। भाई यूक्रेन, बेलारूस और रशिया ने पूरा ऑर्डर चलाए कि अब डिसबैंड हो रहा है यूएसएसआर, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म हो रहा है। लेकिन बाकी रिपब्लिक का क्या, जो यूएसएसआर की पार्ट है, 15 रिपब्लिक पार्ट थी, भाई 15 में से बाकियों का क्या होगा। तो उनको तो एकदम शॉक लग गया, सेंट्रल एशियन को बहुत ज्यादा शॉक लग गया, यार एकदम से क्या हो गया। तो एक बहुत बड़ा इशू आ गया था, लेकिन इस इशू को तुरंत सॉल्व कर दिया गया। बाकी कंट्रियों को भी सीआईएस का फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया। उन्हें बोला यार देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, आप भी फाउंडिंग मेंबर बन जाओ, आप भी सीआईएस के फाउंडिंग मेंबर बन जाओ, ये अपन अब नया फॉर्म कर देते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होगा तो बाकी रिपब्लिक बोलेंगे ना हमारा क्या, हम कहाँ जाएंगे, आपने तो ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन ही मिटा दिया। एक सीआईएस फॉर्म कर दिया गया था। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं यूएसएसआर का सक्सेसर कौन बना, तो वो बना रशिया। रशिया सक्सेसर स्टेट बना सोवियत यूनियन का। उसकी पूरी चीज अब इसने संभाली, पूरा जिम्मा इसने लिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट थी वो भी इसने ली। हमने पहले ही देखा था रशिया के दबदबा चलता था, इसी ने वो सीट ली। उसके जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी थी, कमिटमेंट थी, वो भी इसी ने ली कि हम पूरी उसको फुलफिल करेंगे। उसके बाद अगर बात करें भाई डिसइंटीग्रेशन के बाद, एकमात्र जो सोवियत स्टेट बचा था जो न्यूक्लियर वेपन से पूरा इक्विप्ड था, तो वो था रशिया। यही एकमात्र न्यूक्लियर स्टेट बचा था। उसके बाद इसने यूएस के साथ बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स भी लिए, भाई हम दोनों अब न्यूक्लियर वेपन बनाना कम करेंगे, कुछ ट्रीटी साइन करेंगे, पूरी चीज हुई थी। तो फाइनली सोवियत यूनियन डेड हो गया था, बरेड हो गया था। अब बिल्कुल नया टॉपिक देख लेते हैं, पूरे नए टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ एक यही है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, सीआईएस। तो भाई ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है क्या। जैसा मैंने कहा, आप बोल सकते हैं एक अल्टरनेटिव ग्रुप बनाया गया जब यूएसएसआर पूरा हमारा डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। मतलब आपका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, हमने कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट बनाया है, तो हम दोनों एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और उस इंटरेस्ट के लिए काम करना चालू कर देंगे। तो ये इनका पूरा था यार। इन लोगों ने कुछ मुद्दे लाए कि इन मुद्दों पर हमारा मेन फोकस रहेगा, इन एस्पेक्ट पर हम पूरा काम करेंगे कोऑपरेशन के साथ। वो था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल और अदर इश्यूज। इसको याद रखिएगा।
आपको आ सकता है। मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जो बोर्ड में आपको आने की चांसेस है, वही आप अच्छे से कीजिएगा। बिल्कुल इसको देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर इसके बाद भाई CIS का रोल क्या है, तो भाई सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, लोग पीरियोडिकली मिलते रहते हैं। इन लोग के जितने मेंबर स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल में जाके, हर कंट्री जो इनकी मेंबर है उनकी कैपिटल में जाकर इनकी पूरी मीटिंग होती है, जहाँ पर ये पूरा डिस्कस करते हैं कैसा क्या काम चलेगा। उसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं इन लोग क्या करते हैं, तो इन लोग जो CIS चार्टर बनाया गया था उसको पूरा फॉलो करते हैं। 1993 में इसको साइन किया गया था। उसके बेसिस पर ये देखते हैं यार कैसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं, कौन से रूल हमें फॉलो करना है, कैसे हमें फंक्शन करना है, तो पूरा चार्टर को इन लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद हर मेंबर कंट्री को बताया गया भाई आपको कैसी क्या चीजें करना है, क्या आपके राइट्स हैं, कैसे आप लोग को कोऑपरेट करके काम करना है, पूरा हमको पता चलता है। इनके पूरे गोल्स प्रिंसिपल सेट है, उसके बेसिस पर ये काम करते हैं। उसके बाद अगर हम CIS की बात करें तो ये सोचकर फॉर्म किया गया था कि पूरे मेंबरों को इक्वालिटी के साथ देखा जाएगा। सबको अगर हम कोई भी चीज होता है तो इक्वल दर्जा दिया जाएगा, इक्वल जजमेंट किया जाएगा, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होगी। ये पूरा हमें देखने को मिला था। और उसके बाद भाई यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इन लोग एक दूसरे को डेवलप करने में मदद करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, साथ ही साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगी, इंटर एथनिक अकॉर्ड रहेंगे, कोऑपरेशन रहेगा। मतलब पूरी यही बात इनकी करी गई थी। जैसा कि हम देखते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बनते हैं कि सब हम कोऑपरेशन करके काम करेंगे, एक दूसरे के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे और पर्टिकुलर कुछ इंटरेस्ट के लिए मिलकर कोऑपरेट कर कर काम करेंगे। फिर इसके बाद भाई अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, कुछ हमें डिटेल्स पता होना चाहिए CIS की बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई सोवियत यूनियन की जो रिपब्लिक है उन्हीं ने इसको ज्वाइन किया था। 15 रिपब्लिक थी, 12 ने ज्वाइन किया था, 3 ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अलमाता प्रोटोकॉल के बाद इनने ज्वाइन किया था इसको। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मिन्स्क बेलारूस में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और हेडक्वार्टर्स के बाद यार इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है, जिसके अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की तो मॉस्को रशिया में है। ये पूरे इकोनॉमिक अफेयर्स को संभालती है। उसके बाद यार आपको इसके मेंबर स्टेट्स अच्छे से पता होना चाहिए, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर हम इसके मेंबर स्टेट्स की बात करते हैं जो कि इसके पूरे परमानेंट एक मेंबर बने हुए हैं इस समय, तो वो 9 स्टेट्स हमारे सामने आते हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये नाम याद रखिएगा, ये 9 इसके मेंबर स्टेट हैं। फिर इन 9 मेंबर्स के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है यार पार्टीज ऑफ क्रिएशन एग्रीमेंट। इसको समझिएगा। इन लोगों ने जब CIS फॉर्म हो रहा था तो उसको साइन किया था कि भाई CIS फॉर्म हो रहा है, ये बिल्कुल एक वैलिड है। लेकिन इन्हें मेंबरशिप वाले कॉलम को साइन नहीं किया था। आपको सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ, आपको बोर्ड में ये नहीं आएगा लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। इनने उसको साइन नहीं किया था। मतलब ये आप ये बोल सकते हैं कि इनको बनवाने में इनका हाथ है, फाउंड करवाने में इनका हाथ है, लेकिन उसके मेंबर नहीं है। हालांकि उसके जितने भी इनिशिएटिव होते थे उसमें लोग अच्छे से पार्ट करते थे। या 2 बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो यूक्रेन और तुर्कमेनिस्तान दोनों एसोसिएट मेंबर बन चुके हैं। यूक्रेन की बात करें तो ये CIS के इकोनॉमिक यूनियन का एसोसिएट मेंबर है 1994। और अगर तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो ये मेंबर स्टेट है CIS का 2005 से, लेकिन इन्हें कभी भी उसको साइन नहीं किया था, ये याद कीजिएगा। दोनों एसोसिएट मेंबर है। और अगर हम फॉर्मर मेंबर की बात करते हैं जो पहले मेंबर था और अब नहीं है, तो जॉर्जिया हमारे सामने नाम आता है। और अगर हम उनकी बात करते हैं जिन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो हमारी बाल्टिक स्टेट्स यहाँ पर आ जाती हैं, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। याद रखिएगा ये नाम, ये इंपॉर्टेंट आता है। इसी के साथ यार हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड स्क्रीन में आपको पार्ट नंबर 2 मिल जाएगा। मैं तो मिलता हूँ आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। बाय बाय।